गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। जब साथ होंगे आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश और साथ में होंगे आपके अमित चौहान सर। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने बहुत अच्छे से सारा का सारा कवर अप कर लिया है और आज जो बारी रहेगी, आज बारी रहेगी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आपको बताया जाता है कि ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसको मेन बॉडी कहा जाता है और कुछ एलिमेंट्स ये होते हैं जो नीचे रखे हुए होते हैं, जो मेन बॉडी का पार्ट नहीं होते हैं। इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज आती हैं। पहली जो लेंथेनम के बाद शुरू होती है, दूसरी जो एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। जो सीरीज लेंथेनम के बाद शुरू होती है उसको लेंथेनॉइड्स के नाम से पहचानते हैं और जो सीरीज एक्टिनियम के बाद शुरू होती है उसको हम एक्टिनॉइड्स के नाम से पहचानते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की स्टडी को आज हम शुरू करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आज हम शुरू कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है रेयर अर्थ मेटल्स। सवाल आता है, इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बहुत ट्रेसेस में, ना की मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पहचाना गया है। इनर ट्रांजिशन के नाम से क्यों पहचाना गया है? क्योंकि 6th पीरियड में और 7th पीरियड में अगर आप देखते हैं तो 14 एलिमेंट्स आपके 6th पीरियड से मिसिंग हैं, जो नीचे रखे गए हैं, और 14 एलिमेंट्स मेन बॉडी के 7th पीरियड में से मिसिंग हैं, जो नीचे रखे गए हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकाले गए हैं, इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पहचानते हैं। तो आप सीधा ये कह सकते हो, क्योंकि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही इनको निकाला गया है, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करने से पहले मैं आज शुरू करता हूं पहले एक एग्जाम्पल के साथ, और एक एग्जाम्पल है आपका, दैट इज लेंथेनम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको समझाया कि अगर आफ्टर 20, एटॉमिक नंबर 20 के बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है तो आप सीधा लिखते हैं स्कैंडियम, आर्गन, 3d और 4s। जैसे ही आप आर्गन लिख देते हैं, ऑलराइट, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप ही कवर्ड अप इसके अंदर हो जाते हैं, और इसके बाद दो सबशेल अनफिल्ड बचते हैं, एक 3d और एक 4s। और आप जानते हो पहले 4s भरा जाता है, उसके बाद 3d भरा जाता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे, अगर 50 एटॉमिक नंबर के बाद, अब कान खोल के पूरे ध्यानपूर्वक ध्यान से बातें सुनेंगे, अगर एटॉमिक नंबर 54 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो बस एक छोटी सी लाइन आप याद रखें, ज़ीनॉन। जैसे 18 नंबर होता है आर्गन नोबल गैस का, इसी प्रकार 54 नंबर होता है, दैट इज नोबल गैस ज़ीनॉन का। मेरे प्यारे बच्चों, ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जैसे आर्गन के बाद 3d और 4s बचता है, इसी प्रकार ज़ीनॉन के बाद 3 सबशेल अनफिल्ड बचते हैं, और वो 3 सबशेल कौन कौन से हैं? 4f, 5d और 6s। ये आपके 3 सबशेल अनफिल्ड बचते हैं। अब जिस प्रकार
पहले 4s और बाद में 3d भरा जाता है, इसी प्रकार यहां पर सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, सबसे कम जो एनर्जी होती है वो 6s की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 4f की होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी 5d की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, साधारण सी बात, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो भरा जाता है वो इस प्रकार भरा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में आता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो पहले 6s में इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए, उसके बाद 4f भरा जाना चाहिए और सबसे लास्ट में 5d भरा जाना चाहिए, राइट। लेकिन अब अलर्ट हो जाइएगा, भरने का तरीका ये होना चाहिए, पहले 6s भरा जाना चाहिए, फिर 4f भरा जाना चाहिए और उसके बाद 5d भरा जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही हम लैंथेनम 57 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 54 तो आपके कवर्ड अप हो जाते हैं जिनोन में, क्योंकि जिनोन का नंबर 54 होता है, तो 54 तो यहां पर कवर्ड अप हो गए। बचते हैं प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले कौन भरा जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है, 6s भरा जाना चाहिए। तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाते हैं, ऑल राइट, 2 इलेक्ट्रॉन आपके 6s में भरे जाएंगे। ये हो गया 54, 2 इलेक्ट्रॉन ये भर गए, 56 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब बारी है 1 इलेक्ट्रॉन को भरने की। आप जानते हैं 6s के बाद भरा जाना चाहिए 4f। क्या भरा जाना चाहिए? 4f। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका 5d में आता है। 57th इलेक्ट्रॉन जो आता है वो 5d के अंदर आता है, 5d के अंदर आता है। यहां पर आकर ये जो 57th इलेक्ट्रॉन है, नोट दैट दिस 57th इलेक्ट्रॉन इज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन होता है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी 57th इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल 57th इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो ऑफबाउस प्रिंसिपल को डिसओबे करता है। इस इलेक्ट्रॉन को वास्तविकता में तो जाना चाहिए 4f में, 6s के बाद जाना चाहिए 4f में, लेकिन मात्र केवल और केवल स्टूडेंट्स क्लास 12 केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पूरी केमिस्ट्री में, और वो भी पर्टिकुलरली कौन सा? दैट इज 57th इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो ऑफबाउस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका 5d में जाता है। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस केवल एक इलेक्ट्रॉन 5d में आता है, और इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर वो सारे एज इट इज 4f के अंदर जाते हैं। बस ये बेचारा एक चिंटू बच्चा क्लास का, जो क्लास में सारे रूल तोड़ता है, कोई ना कोई एक बच्चा तो क्लास में भी होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी ये आपके कैडर का बच्चा होता है, ये 57 नटखट बच्चा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नटखट इलेक्ट्रॉन होता है, चिंटू इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑफबाउस प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ऑल राइट, तो यहां पर ये आपका नोट दैट 57th इलेक्ट्रॉन पे आप नोट लगाएंगे, और यहां पर इसी के साथ हो जाता है एक क्वेश्चन तैयार। क्लियर है? क्वेश्चन है डैश फिल इन द ब्लैंक्स इज, कौन सा एलिमेंट ऐसा है इज द एक्सेप्शन टू ऑफबाउस प्रिंसिपल। भैया आपको ये बताना है वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसके अंदर ऑफबाउस प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। तो आप समझ जाइएगा कौन सा एलिमेंट होता है, आप सीधा आंसर लिखेंगे लैंथेनम, और कहां पर हुआ कि भरा जाना चाहिए था 4f, लेकिन 4f की बजाय 4f ना भरा जाके पहले एक इलेक्ट्रॉन, मात्र एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वायलेट कर गया और 4f की बजाय 5d के अंदर आ गया। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, यहां से मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो मेरा आपसे सवाल है, पहला सवाल ये है, क्या लैंथेनम
एफ ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है? तो आपका आंसर सीधा आएगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं 5d के अंदर गया है। सो लेंथेनम को बेशक नीचे हमने सीरीज में दिखाया हुआ है, लेकिन एफ ब्लॉक जो शुरू होता है वो लेंथेनम के बाद शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है। नोट। अब हम चलते हैं सीरियम की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, सीरियम का नंबर होता है 58। तो चलो 58 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब आप रेडी हो जाइएगा। हमने कहा था जैसे ही 50 प्लस आप जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए साधारण सी एक लाइन याद रखें और आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं। 58 के लिए ज़ीनॉन 54 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद कौन भरा जाएगा? 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑल राइट, अब 57वां इलेक्ट्रॉन 57th इलेक्ट्रॉन मानेगा नहीं, आना चाहिए 4f में, आ जाएगा 5d में। बचा एक, 54, 56, 57, बच गया एक। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 4f में, और आप जानते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उस एलिमेंट को उस ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहली बात, क्या हम सीरियम को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो आंसर होगा बिल्कुल इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ल्यूटेटियम की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ल्यूटेटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करते हैं। ल्यूटेटियम का नंबर 71 होता है। तो आप जैसे 50 के बाद जाएंगे, ज़ीनॉन 4f 5d 6s, एक एक शेल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। f 4th शेल में पहली बार दिखता है, तो 4f 5d 6s। तो अब आप 71 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करने हैं, 54 यहां पर हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, एक एक चिंटू इलेक्ट्रॉन मानेगा नहीं, ये आपका 5d में आ जाएगा, टोटल 57। इसके बाद बचते हैं 14, 14 के 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके 4f के अंदर भरे जाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर गया, यहां पर गया। क्लियर है? इसीलिए ल्यूटेटियम को भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं यहां पर किस पर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं और डिफाइन करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन। These are those elements in which the last electron enters in. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ना तो वैलेंस में गया, ये वैलेंस सबशेल है। सेकेंड लास्ट को पेनल्टीमेट कहा जाता है, आप जानते हैं पेनल्टीमेट हम कहते हैं। और ये जो थर्ड लास्ट होता है इसको एंटी पेनल्टीमेट के नाम से पहचाना जाता है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना तो लास्ट शेल में जाता वैलेंस शेल में, ना आपका पेनल्टीमेट सबशेल में जाता। ऑलराइट, जाता है तो एंटी पेनल्टीमेट अर्थात थर्ड लास्ट एफ सबशेल के अंदर जाता है। सो डेफिनेशन में पूरे वर्ड्स, क्लियर वर्ड्स आपको बोलने होते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर कैसे आप इसको बोलेंगे? दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, बड़े अच्छे से एंटी पेनल्टीमेट, और एंटी पेनल्टीमेट का मतलब थर्ड लास्ट एफ सबशेल के अंदर जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। याद रखेंगे, पहला पॉइंट आप लर्न करेंगे, कैमरामैन यश, पहला पॉइंट आप यहां पर लर्न करेंगे। और लर्न क्या करेंगे? अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले आप कुछ एलिमेंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि गौर फरमाइए, पहली सीरीज लेंथेनम के बाद शुरू होती है, इसलिए उनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। सेकेंड सीरीज एक्टिनियम के बाद शुरू होती है, इसीलिए उनको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। बार बार कह रहा हूं,
पहला एलिमेंट होगा सीरियम, पहली सीरीज का लास्ट वाला एलिमेंट होगा ल्यूटेटियम। नोट कर लीजिएगा, 58 से शुरू होती है, 71 पे खत्म होती है, हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सीरीज 90 से शुरू होती है, थोरियम से शुरू होती है और 103 पर जाकर क्लोज होती है, जिसको लॉरेंशियम के नाम से पहचाना गया है। तो चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर अच्छे से लर्न करेंगे। पहली सीरीज 58 से शुरू होती है, सीरियम का नंबर 58 है और खत्म होती है ल्यूटेटियम पे आके, और ल्यूटेटियम का नंबर 71 है। आप देखेंगे 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स हो जाते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आप बताइए 14 एलिमेंट्स ही क्यों आते हैं? क्योंकि एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। सेकेंड सीरीज में आप लर्न करेंगे 90 से शुरू होती है और लॉरेंशियम पे आके, जिसका नंबर 103 होता है, वहां पर आकर खत्म हो जाती है। ऑल राइट, तो यहां पर आप इन दोनों सीरीज के पहले और आखिरी एलिमेंट का नाम तो कम से कम आप लर्न जरूर करें। ऑल राइट, तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका सीरियम, पहली सीरीज सीरियम से शुरू होती है और ल्यूटेटियम पे आके फिनिश होती है। दूसरी सीरीज की अगर हम बात करते हैं, थोरियम से शुरू होती है और लॉरेंशियम पे आके ये फिनिश ऑफ हो जाती है। तो आपको पहला और आखिरी एलिमेंट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बनती है, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। 58 से 71 पहली सीरीज, 90 से लेके 103 तक सेकेंड सीरीज। ज्यादातर एफ ब्लॉक से पहला जो मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को लेकर ही होता है। चलो हम पहले लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है उसको सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भाई समरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और नंबर है 62, ओके, तो आप 54, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 57 और यहां पर अब 57 के बाद बचते हैं 5 और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे 4f के अंदर। ओके, यहां पर आप 4f के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इसके बाद यूरोपियम का नंबर 63 होता है, 63 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और 6 इलेक्ट्रॉन आपके 4f में आ गए। यहां पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार आप जानते हैं डी स्टेबल कब होता है, या तो डी 0 हो, डी में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या आधा भरा हुआ हो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या पूरा भरा हुआ हो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे क्रोमियम में और कॉपर में स्टेबिलिटी बनती है D5 में आकर और D10 में आकर, आधा भरने पर और पूरा भरने पर। इसी प्रकार F भी आपका स्टेबल हो जाता है, या तो F में 0 इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या फिर वो आधा भरा हुआ हो, F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, और या फिर F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब आप यहां पर गौर से देखिए, यूरोपियम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां आ जाएगा तो F आपका आधा भर जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लेगा। तो ऐसे केस में आप जरूर दिखाएं, क्या दिखाएं आप, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इस प्रकार दिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन आपका D से आ जाता है F में, ये बन जाएगा 4f7 और यहां पर बन जाएगा दैट इज 5d0। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, आपसे गैडोलिनियम में पूछा जा सकता है नंबर 64, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां और 7 यहां, राइट। इस प्रकार आप आसानी से दिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आती है यटर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यटर्बियम का नंबर 70, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बचे 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप 4f में दिखाते हैं तो आप देखिए f इज वेरी क्लोज टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब आएगी, या तो f में 0 बन जाए, 7 बन जाए या 14। यहां पर f पूरा फिलअप हो जाएगा
अगर एक इलेक्ट्रॉन डी से अंदर की तरफ आ जाए, एफ की तरफ आ जाए, तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से उठ के यहां आ जाएगा, राइट। और आप यटर्बियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप दिखाने वाले हैं, आप जो यटर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाले हैं वो आप दिखाएंगे 4f14 एंड दिस इज 5d0। इस प्रकार आप देखिएगा, यूरोपियम को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ठीक से, आप यटर्बियम को अंडरलाइन कर लीजिएगा ठीक से। यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन 5d से 4f में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर जाता है तो जो f सब शेल होता है वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड आपका हो जाता है। अब यहां पर इसी बात पर दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नंबर 1 आपसे आता है, एक एलिमेंट है हमारे पास प्रोमीथियम, राइट, और आपको कह देंगे एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा, लर्न करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। एटॉमिक नंबर होता है 61, तो 61 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट में ऐसे भी पूछ सकते हैं, भाई हमारे पास प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम 3 आयन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। तो ऐसे केस में आप आसानी से अच्छे से हंसते खेलते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते चले जाएंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप प्रोमीथियम पे आएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोमीथियम का नंबर 61, 61 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे ज़ीनोन 54। इसके बाद आप लिखने वाले हैं, यहां पर आप लिखने वाले हैं प्रोमीथियम 3+। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। आप पहले लिखेंगे प्रोमीथियम, अब यहां आप लिखोगे ज़ीनोन, इसके बाद आप लिखोगे 4f, फिर आप लिखोगे 5d और इसके बाद आप लिखोगे 6s। यहां पर 4f, 5d और 6s। अब 61 हमने कहा 54 के बाद जब भी जाएं ज़ीनोन, 4f, 5d, 6s। एक इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखेंगे, बाकी सबको इसी के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है? चिंटू इलेक्ट्रॉन है, 57th इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, एक यहां पर आ गया 57, बचे 4 आप यहां दिखा देंगे। ऑल राइट, इसके बाद आपने प्रोमीथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख दी। अब प्रोमीथियम 3 आयन की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपको इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी अगर डायरेक्ट प्रोमीथियम 3 आयन, ट्राइवेलेंट आयन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखनी आ जाए तो पहले हमेशा एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। और शायद आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर से पहले निकलता है, जो शेल बाहर का होता है इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है सबसे पहले। तो ऐसे केस में आप अगर प्रोमीथियम 3 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है, अब भैया आसानी से आप निकाल देंगे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? सबसे पहले बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर वाला शेल है 6 शेल, सेकेंड लास्ट शेल है आपका 5th शेल। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज 4f4। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से पहले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन जनरली जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आता है। अब यहां पर एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे यह है, जिस प्रकार आपने 54 के बाद आप लिखते हैं ज़ीनोन, 4f, 5d, 6s, इसी प्रकार आप याद रखेंगे अगर एक्टेनॉइड्स की, ये तो लेंथेनॉइड्स हैं सारे के सारे, लेंथेनम के बाद आते हैं अप टू 71। एक्टेनॉइड्स 90 से लेकर
103 तक होते हैं। तो अगर आपको एक्टेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, या हम कह सकते हैं अगर आफ्टर 89 अगर आपको लिखना हो, आफ्टर 89 या 86 अगर आपको लिखना हो, एटॉमिक नंबर 86, तो आपने क्या करना है, सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जीनोन की जगह तो रेडॉन आप ले लेंगे, जीनोन की जगह रेडॉन, 86 नंबर होता है नोबल गैस रेडॉन का, और फिर एक एक शेल यहां बढ़ाते चले जाइए। यहां 4f है, यहां लिख देंगे 5f, 5d है, यहां लिख देंगे 6d, यहां 6s है, यहां लिख देंगे आप 7s। तो लेंथेनॉइड्स में, एक्टेनॉइड्स में बस एक माइनर सा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर एक माइनर सा डिफरेंस आप नोट करेंगे। क्या है वो माइनर सा डिफरेंस? इतना सा है, लेंथेनॉइड्स में जीनोन एज अ नोबल गैस अपना कोर मान के चलेंगे, बेस मान के चलेंगे, 4f 5d 6s। और अगर एक्टेनॉइड्स की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप जीनोन की जगह जो नोबल गैस लेने वाले हैं, आराम से ध्यानपूर्वक सुने, आपने जो नोबल गैस लेनी है वो रेडॉन लेनी है, और रेडॉन के बाद एक एक शेल आपने बढ़ा देना है। जीनोन की जगह रेडॉन, 4f की जगह 5f, 5d की जगह 6d, और 6s की जगह आपको जो लेना है वो 7s आपको लेना है। चलो भाई, 86। अब आपसे आया क्वेश्चन, मान लो आपको थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब थोरियम का नंबर 90 होता है, तो आप देखो 86 तो यहां आ चुके हैं, भरना बिल्कुल उसी प्रकार है आपको। कैसे? पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 86, 88, ये हो जाएगा 89, बचा एक, लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन आएगा 5f में। अब क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है 5f के अंदर या f सबशेल के अंदर, तो थोरियम को आप कंसीडर करेंगे एज अ एलिमेंट ऑफ f ब्लॉक, एज एन एलिमेंट ऑफ f ब्लॉक आप इसको कंसीडर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है भाई, मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहीं पर, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास एलिमेंट है, आपके पास एलिमेंट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन इज राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, वन इज दैट इज 103 एंड सेकेंड इज दैट इज 92। एटॉमिक नंबर 92 और 103 के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले 12th क्लास स्टूडेंट्स, आप ये चयन करें कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो लेंथेनॉइड्स की लिखनी है या एक्टेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स 58 से 71 के अंतर्गत आते हैं, और एक्टेनॉइड्स 90 से लेकर 103 तक आते हैं। अगर लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो जीनोन एज ए नोबल गैस बेस मान के चलेंगे, और अगर एक्टेनॉइड्स की लिखनी है तो आप रेडॉन एज ए नोबल गैस अपना बेस मान के चलेंगे। अब ये एक्टेनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं, तो आप यहां पर 103 ऐसे लिखो। अब आपको जो बेस मानना है वो रेडॉन को मानना है, रेडॉन, इसके बाद 5f, 6d और 7s, 6d और 7s। प्यारे बच्चों 86 उसी प्रकार भरेंगे, 88, 89, और अब बच जाते हैं, कितने बच जाते हैं यहाँ पर, ये 89 हो गया, और अब आपके 14 बच जाते हैं, 14 के 14 आपके आएंगे 4f में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। इसी प्रकार अगर आपको से फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 102 है, तो उसके केस में आप याद रखेंगे अगर 102 है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब अगर एलिमेंट का नंबर 102 है तो उस केस में ये बनेगा 4f13 बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब आपसे पूछता हूं, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, बताइए
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही छोड़ दें या सोच के बताओ कुछ यहां पर मॉडिफिकेशन करें? बिल्कुल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना है? एक इलेक्ट्रॉन 6d का अब आप 5f के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 5f14 6d0 एंड 7s2। तो उस केस में आप इसको चेंज करके लिखेंगे। क्या करेंगे? चेंज में तब्दीली करेंगे, बदलाव करेंगे और आप यहां पर लिखने वाले हैं 5f14 6d0 एंड 7s2। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आशा करता हूं अब बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, मस्त बिंदास तरीके से आपके अच्छे से चिंटू दिमाग में 57th ब्रेन में उतर गई होगी। बार बार 57 का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अब बिल्कुल उतार लेना अपने मन के अंदर। इसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के बतानी है। क्लियर सी बात है, एस में तो हमेशा किसी भी एलिमेंट को देख लो 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने हैं, तो आप सीधा यहां लिखने वाले हैं NS2। अब अगर ये 6 है तो D एक कम है उससे, ये 6 है तो ये 5 है, तो आप लिखने वाले हैं N-1D। अब आप ऐसे लिखने वाले हैं, D में कभी 0 इलेक्ट्रॉन है, कभी 1 है, कभी 0 है, कभी 1 है, तो आप लिखने वाले हैं 0 to 1, ऐसे आप लिखने वाले हैं। अब याद रखो ये 6 है, ये उससे एक कम है, ये F जो होता है वो S से 2 कम होता है, तो अब आप यहां पर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? N-2F, और F में आपने देखा एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। तो यहां पर आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1 to 14। अब इसको हाईलाइट कर दो, क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन जाती है, कितना बन जाती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 एंड दिस इज NS2। यहां पर आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल राइट, यहां पर आकर आपका जो पूरा F ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आके समाप्त होता है और हम आपसे पूछते हैं डिफाइन F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डेफिनेशन भूलनी नहीं है। क्या है डेफिनेशन? दीज आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट F सबशेल। जनरल प्रॉपर्टीज में शुरू करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। और F ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली हम जो बात करेंगे वो लेंथेनाइड्स की बात करेंगे। देखो बच्चों, जैसे ही हम लेंथेनम से अर्थात सीरियम से जैसे ही हम शुरू करते हैं, सीरियम का नंबर 58, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर 58 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद जीनॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, इसके बाद 4f 5d और लास्ट वाला शेल होगा जिसे 6s, ये लास्ट वाला शेल होगा। F ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। लास्ट वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो भरना शुरू होते हैं वो F और D के अंदर भरना शुरू होते हैं। और 11th क्लास में आपको बताया जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसा होता है, S का और P का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है। और अगर हम D एंड F की बात करते हैं सो D और F सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट आप लोग जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस फोर्स को रोकना। अब जो इलेक्ट्रॉन S और P में होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा रोकते हैं क्योंकि उनकी शेप सिमेट्रिकल होती है, जबकि D और F की डिस्टॉर्टेड शेप होती है तो इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। अर्थात न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही F और D के इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ता है तो ये न्यूक्लियस फोर्स को बहुत ना के बराबर रोकते हैं और जितना भी न्यूक्लियस फोर्स इन पर पड़ेगा ये सारा का सारा लगभग पास कर देते हैं लास्ट वाले शेल पे। अब आप जानते हो
जैसे ही न्यूक्लियस फोर्स लास्ट वाले शेल पर पड़ता है, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सेल अंदर आना शुरू हो जाएगा और साइज घटना शुरू हो जाएगा। हुआ क्यों? क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस फोर्स को ना के बराबर रोकते हैं। और ना के बराबर कौन कौन रोकता है? जिनकी पुअर शील्डिंग होती है। और अभी हमने कहा पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डी और एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना के बराबर रोकते हैं। प्यारे बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट की कहानी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर एक न्यूक्लियस है और पहली बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट सबशेल के अंदर। अब जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, अगर शुरू में वो बैठ जाता है तो टीचर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे पर ही रह जाता है और पीछे बहुत कम जाता है। तो पीछे वाला बच्चा थोड़ा सा और दूर या लूजली बाउंड हो जाता है। जबकि अगर पहली वाली बेंच पे और दूसरी वाली बेंच पे ऐसे बच्चे बैठ जाएं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट, जो बिल्कुल एक तरीके से चिंटू से बच्चे होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, यानी कि टीचर के फोर्स को ऐसे बच्चे ना के बराबर रोकते हैं, मतलब उनकी शील्डिंग पुअर होती है। तो होता है क्या? टीचर पढ़ाता रहेगा, जितनी पढ़ाई उन पर आएगी, जो टीचर अपनी उन पर छोड़ता है, टीचर अपनी जितनी टीचिंग्स उन पर छोड़ता है वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सारा पिछले वाले बच्चों पे पास कर देते हैं। तो होता है क्या? टीचिंग्स जो है लास्ट वाले बच्चे पर ज्यादा पहुंचती है। अब एटम की कहानी कुछ अलग होती है। ये न्यूक्लियस है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये न्यूक्लियस फोर्स को नहीं रोकेंगे तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगा लास्ट वाले शेल पर, और लास्ट वाले शेल पर जितना न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा जाएगा, शेल उतना ही अंदर आएगा, साइज उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज देखने को मिलता है बशर्ते अगर अंदर वाले शेल में या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उनकी पुअर शील्डिंग होती है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही आप सीरियम में एफ ब्लॉक में जैसे ही आप जाएंगे, सीरियम से लेके लुटेटियम तक या लेंथेनम से लेके लुटेटियम तक जैसे ही आप जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में, एफ सबशेल में, डी सबशेल में, एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स एफ में और डी में बढ़ते जाएंगे उनकी शील्डिंग पुअर होती है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लास्ट वाले शेल पर बढ़ता चला जाएगा और साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। जैसे कि अब बढ़ते हैं ल्यूटेटियम की तरफ। भाई ल्यूटेटियम में आप देखिए नंबर होता है 71 न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इतने यूनिट्स का। यहां पर आएगा जीनॉन, राइट, इसके बाद 4f14, 5d1 और 6s2। यहां पर आप क्या देखने वाले हैं? यहां पर आप देखने वाले हैं कि लास्ट वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच में ये 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी पुअर शील्डिंग होगी, अर्थात न्यूक्लियस के फोर्स को रोकेंगे ही नहीं, या इनकी रोकने की जो पावर है वो ना के बराबर है। तो होगा क्या? न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल पे बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये जो साइज होगा, ये जो शेल होगा, हल्का सा अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन हल्के से अंदर की तरफ आएंगे, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन इन साइज एटम में भी देखने को मिलता है और आयन में भी देखने को मिलता है। और ये जो एटम और आयन में साइज में, आयन के और एटम के साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज देखने को मिलेगा ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आफ्टर लेंथेनम देखने को मिलता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स एफ में आते हैं, पुअर शील्डिंग होती है, लास्ट वाले शेल पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पहुंचता है, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ एटम एज वेल एज आयन देखने को मिलता है। नाउ दिस प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एंड आयन आफ्टर लेंथेनम इज नोन एज, इसको कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर सबसे पहला
और सबसे प्यारा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, इसे आप नोट करेंगे और क्वेश्चन है डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ऐसे केस में आप सीधा जो लिखने वाले हैं डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, सीधा आपका आंसर होगा जो लाइन बोर्ड पर लिखी हुई है, इसमें एक भी शब्द आप डेविएट मत करना, बिल्कुल सारा आंसर एज इट इज आपको कॉपी करना है। देयर इज अ डिक्रीज, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटम एज वेल एज द आयोनिक रेडियाई as we move from lanthanum to lutetium, and this decrease in size is known as what? Lanthanide contraction. अब कॉज क्या रहा? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अंदर जो आते हैं, कॉज क्या रहा भाई? कॉज रहा इम्परफेक्ट शील्डिंग, सीधा रहा इम्परफेक्ट शील्डिंग, इसका कॉज रहा। बिल्कुल डायरेक्टली आपको बताना है ऑफ डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप ये सीधा लिखने वाले हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे किस तरफ से बढ़ते हैं? सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी पेन को स्टॉप करें और साथ के साथ ये अभी आपने क्या करना है, साथ के साथ क्वेश्चन नोट डाउन करना है। डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो उसमें भी आप सीधी लाइन जो लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं, दैट इज इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है और प्यारा सा क्वेश्चन ये होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और एक आपकी ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में पहला एलिमेंट येटेरियम होता है और इसमें लेंथेनम होता है। इसके बाद दूसरा यहां पर जिरकॉनियम आता है और यहां पर हाफनियम आता है। इसका नंबर 39, इसका नंबर आपका 40 होता है। जबकि लेंथेनम के बाद आप लोगों को हमने बता दिया है 14 एलिमेंट्स बीच में से गायब हैं, वो नीचे रख रखे हैं, जिन्हें लेंथेनाइड्स के नाम से हम पहचानते हैं। लेंथेनम का नंबर 57 होता है और हाफनियम का नंबर 72 होता है। अब ऐसा पाया जाता है, इट हैज बीन फाउंड दैट the size of zirconium and hafnium becomes equal. जिरकॉनियम और हाफनियम का जो साइज होता है इक्वल या सिमिलर हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। क्वेश्चन है व्हाई जिरकॉनियम एंड हाफनियम possess similar properties। भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर क्यों हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज, भाई सीधा सीधा सा आंसर होता है, अगर हम बात करते हैं जिरकॉनियम की और अगर हम बात करते हैं हाफनियम की। देखो बेटे, जिरकॉनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें और हाफनियम की अगर हम बात करें, जिरकॉनियम आपका 5D सीरीज के अंदर आता है, 4D सीरीज के अंदर आता है और ये आपका 5D सीरीज के अंदर आता है। जिरकॉनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 4D2 एंड दिस इज 5S2। यहां पर F नहीं होता, F नहीं होता तो पुअर शील्डिंग कम होती है, ना कि बराबर होती है। जबकि हाफनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हाफनियम रहा, ये हाफनियम रहा, 72 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज रहा इसमें। यहां पर आपका जीनोन, यहां पर जीनोन 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, 5D में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिरकॉनियम की और हाफनियम की अगर हम बात करते हैं, जिरकॉनियम और हाफनियम की अगर बात करते हैं, यहां पर टोटल 5 सेल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाफनियम के अंदर 6 सेल्स होते हैं,
यहां 5 सेल है, यहां 6 सेल है। उसके बावजूद भी क्या होता है, जिरकॉनियम हॉफनियम का साइज सिमिलर होता है। अब साइज सिमिलर क्यों होता है, आप सीधा सीधा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्योंकि हाफनियम में क्या होता है, लास्ट सेल से पहले 14 एंड 2 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़ते हैं न्यूक्लियस और लास्ट वाले शेल के बीच में, जो डी और एफ सबशेल के अंदर पाए जाते हैं। और आपको हमने बताया जो इलेक्ट्रॉन डी और एफ सबशेल के अंदर होते हैं इनकी पुअर शील्डिंग होती है। तो ये जो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब न्यूक्लियस का फोर्स आता है तो ये इसे ना के बराबर रोकते हैं। तो सारा जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो 6s पर चला जाता है, और 6s पर जाने की वजह से ये जो शेल होता है हल्का सा अंदर आ जाता है, और जो जिरकॉनियम होता है और हॉफनियम जो होता है इनका जो साइज होता है, ये शेल अंदर आ जाता है, और अंदर आने की वजह से हल्का सा अंदर आ जाता है, और इन दोनों का साइज लगभग सिमिलर हो जाता है। तो आप यहां पर जिरकॉनियम में आसानी से, अच्छे से, बड़े प्यार से समझ के कि भाई जिरकॉनियम और हॉफनियम में प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज, ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज, सिमिलैरिटी इन साइज। अब भैया साइज सेम होगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी। अब साइज सिमिलैरिटी की वजह से, ओके, और साइज सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज लेंथेनम के बाद ड्यू टू पुअर शील्डिंग या इम्परफेक्ट शील्डिंग आपको देखने को मिलता है, जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पहचाना जाता है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बार बार इस शब्द का प्रयोग आप जितनी बार चाहें उतनी बार करें। आप लिखेंगे भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सिमिलर हो जाता है, और अगर साइज सिमिलर हो जाता है तो प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। अब आप एक बात और नोट करके ध्यान से समझें और सुनें। जैसे कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, तो पीरियोडिक टेबल में मेरे प्यारे बच्चों पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, और पहले लेक्चर में हमने आपको यह बताया था, जरा गौर फरमाइए, कि ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, खींचो इसको। तो 4D और 5D का साइज हमने सिमिलर बताया था, इसका और इसका साइज सिमिलर। अभी हमने आपको रीजन बताया, जिरकॉनियम हॉफनियम का साइज सिमिलर होता है, नियोबियम टेंटेलम का साइज सिमिलर होता है। इसी प्रकार पूरी सीरीज का यहां से यहां तक, इसका यहां से यहां तक साइज सिमिलर होता है। और साइज सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि हॉफनियम में जिस प्रकार पुअर शील्डिंग होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है 14f इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इसी प्रकार टेंटेलम में, टंगस्टन में, रेहेनियम में, ऑस्मियम में, सभी के अंदर इम्परफेक्ट शील्डिंग होने की वजह से लेंथेनम के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज देखने को मिलता है। तो ना कि केवल जिरकॉनियम हॉफनियम, बल्कि नियोबियम टेंटेलम और सब का जो साइज होता है, दोनों सीरीज का जो साइज होता है वो सिमिलर हो जाता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर और भी पूछे जा सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज क्लियर हो गया होगा, इसका सबसे पहला इंपैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस ये रहा, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा। पहला कॉन्सिक्वेंस ये रहा, जिस प्रकार जिरकॉनियम हॉफनियम का साइज बराबर होता है, पूरी 4D और 5D सीरीज का साइज सिमिलर हो जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला कॉन्सिक्वेंस आप लिखेंगे, यहां से स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अब यहां पर आप कॉन्सिक्वेंस में लिखने वाले हैं, यू विल बी राइटिंग इन कॉन्सिक्वेंसेज, नंबर 1 लर्न करना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा शॉर्ट नोट लिखना आता है। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज में आप लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट्स सीरीज, साइज बिकम्स सेम, साइज बिकम्स सिमिलर,
साइज बिकम्स सिमिलर। तो दो सीरीज का साइज सिमिलर हो जाता है क्योंकि लेंथेनम के बाद बार बार एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ एलिमेंट्स का साइज सेम हो जाता है, जबकि सेकेंड सीरीज में 5 शेल होते हैं और थर्ड सीरीज में 6 शेल होते हैं, तो छठा सेल हल्का सा अंदर आ जाता है, साइज सिकुड़ जाता है और सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सिमिलर हो जाता है। साइज सिमिलर होने की वजह से एलिमेंट्स को इजीली सेपरेट भी नहीं किया जा सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें सेपरेट भी इजीली नहीं कर सकते ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज। तो आप यहां पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे डिफिकल्टी इन सेपरेशन, कि भैया साइज सिमिलर हो गया तो उनको इजीली सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, डिफिकल्टी इन सेपरेशन, राइट, कि उनको सेपरेट करने में भी डिफिकल्टी होती है। अब कमिंग टू द लास्ट इंपैक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला इंपैक्ट दो सीरीज का साइज सिमिलर हो जाना, दूसरा इंपैक्ट डिफिकल्टी इन द सेपरेशन, अगर साइज सेम हो जाएगा तो उन्हें इजीली आप सेपरेट नहीं कर सकते दो मेटल्स अगर मिक्स हो गए, और तीसरा और इंपॉर्टेंट, लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं हम थर्ड इंपैक्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, थर्ड इंपैक्ट आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, और थर्ड इंपैक्ट आता है जिसे कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है क्वेश्चन को, कि अगर साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेंथेनम के बाद, देन थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको समझने का प्रयास करते हैं। विच इज मोर बेसिक, ये बोर्ड का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है। विच इज मोर बेसिक, और आपसे पूछा जाएगा लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जानते हैं डिफरेंस जो आएगा वो OH के कारण तो आएगा नहीं, डिफरेंस जो आएगा वो लेंथेनम और ल्यूटेटियम के कारण आएगा। और आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि जैसे ही हम लेंथेनम से, जैसे ही सॉल्यूशन बिगिंस, जैसे ही हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाएंगे तो देयर इज अ डिक्रीज इन साइज, साइज घटता जाएगा, साइज घटता जाएगा। और शायद 11th क्लास में हम बड़े अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं कि कैटायन का साइज जैसे जैसे घटता जाता है दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज, नाउ द सॉल्यूशन स्टार्ट्स, साइज ऑफ द कैटायन, साइज जितना छोटा होता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, size is inversely proportional to covalent character and directly proportional to basic strength, directly proportional to basic strength। तो आपका ये मेन पॉइंट है, आप इसे जरूर लिखेंगे, आप इसे जरूर रिकॉर्ड करेंगे। भैया कैटायन के साइज से फजान्स रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटायन का साइज कोवेलेंट कैरेक्टर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और कैटायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। मतलब कैटायन का साइज जहां पर बड़ा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है और जहां पर साइज छोटा होता है वो कम बेसिक होता है। और आपको हमने बताया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होता जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेंथेनम, यहां पर हम कह सकते हैं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, इज मोर बेसिक। लेकिन आप साथ के साथ उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। भाई आसान तरीके से इसको समझ लो, कैटायन का साइज बड़ा है
इलेक्ट्रॉन ईजिली छोड़ देगा। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो उतना अच्छा बेस होता है, वो उतना अच्छा लुईस बेस होता है, राइट। तो कैटायन का साइज बड़ा होने से, कैटायन जल्दी से, एटम का साइज बड़ा होने से, कैटायन का साइज बड़ा होने से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और हमने आपको बताया है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो उतना अच्छा ही लुईस बेस होता है। लेंथेनम का साइज बड़ा होता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक होता है। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों आपका यहीं पर समाप्त होता है।